में functions थे. So we have already seen those text related function key, how to find how to find any particular value. So for example, we were finding the space, and then based on that we were finding the left of the value and then right of the value and then middle of the value. तो वो सारी चीजें हम वहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे. ठीक है. आज के अब यहाँ पे आगे हम कंटिन्यू करते हैं. थोड़े से हम मैथमेटिकल और ट्रिग्ना और उससे रिलेटेड फंक्शंस जो होते हैं वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे हम उन चीजों को यूज कर सकते हैं. तो ये पूरी शीट है जहाँ पे सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं और फिर हम नेम्स के साथ में कैसे काम कर सकते हैं वो हम देखेंगे. और कुछ एडवांस फंक्शंस हैं और कुछ एग्रीगेशन फंक्शंस हैं, वो हम उनको कैसे हम यूज करेंगे वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं. Right. So first of all, let's start with this part, math and trigonometrical function. तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उनमें पर्टिकुलर सिग्नेचर है. राइट. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक नंबर है -3920, यहाँ पे एक नंबर है 28299, यहाँ पे एक नंबर है 85939. तो यहाँ पे ऊपर वाले दो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये माइनस में है, और यहाँ पे जो ये नंबर दिख रहा है ये पॉजिटिव में है. राइट. तो बहुत बार सिचुएशन होगी जब हमें डेटा को हैंडल करना होता है, तो वहां पे हमें टोटल डिफरेंस कितना आया ये हमें फाइंड आउट करना होता है कि एक्चुअल प्रोसेस में हमारा डिफरेंस कितना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं डेटा को मैच कर रहे हैं या हम जैसे बैलेंस शीट को मैच कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट में जो भी डिफरेंस आया, तो कहीं पे सपोज अकाउंट में -10 का डिफरेंस आया. राइट. कहीं पे अकाउंट में -20 का डिफरेंस आया. राइट. फिर एक जगह अकाउंट है जहाँ पे 40 का डिफरेंस आया. राइट. फिर एक जगह अकाउंट है जहाँ पे 20 का डिफरेंस आया. तो इस तरह से हमारे पास ये चार चार अलग अलग अकाउंट में डिफरेंस आए. यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगा होगा. राइट. यहाँ पे हमने 20 कर दिया है. राइट. तो अगर हम यहाँ पे इन चारों को हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ओवरऑल जो अकाउंट में यहाँ पे इसका सम ओवरऑल कितना डिफरेंस आया, यहाँ पे 30 का डिफरेंस आया. राइट. बट एक्चुअल जो डिफरेंस है वो क्या है कि वो तो 40 और 60, 40 और 20 60 हो जाते हैं. इसके बाद 30 का डिफरेंस ये दूसरी साइड में है. तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स होने की वजह से या डिफरेंट डायरेक्शंस होने की वजह से ये जो आधा पार्ट है वो नल आउट हो गया. अब फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे ये -20 का डिफरेंस इसको हम कर देते हैं, और इस डिफरेंस को हम सॉरी -20 नहीं, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये 20 ही रहता है, और इसको हम इस वाले को हम 10 कर देते हैं. राइट. तो अभी यहाँ पे अगर हम इन चारों को ऐड करेंगे, सो यू कैन सी कि यहाँ पे डिफरेंस हमारा 0 आ रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में अगर जैसे ही डिफरेंस 0 आया, तो एनालिसिस करने वाला कहेगा कि नहीं, कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, हमारा पूरा कैश मैच हो रहा है. राइट. कैश मैच हो रहा है, लेकिन एक्चुअल क्या है कि हमारा कैश यहाँ पे इस डिफरेंस की वजह से मैच नहीं हो रहा है. सिर्फ एग्जैक्ट जितना माइनस में गया है उतना ही प्लस में गया है, इसकी वजह से हमारा यहाँ पे 0 आ रहा है. तो ये एक्चुअल सिचुएशन नहीं है. तो ऐसे केसेस में एक्चुअल सिचुएशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करते हैं. ठीक है. एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है कि जितनी भी वैल्यूज हैं उनके जो सिग्नेचर्स हैं उन सिग्नेचर्स को नलीफाई कर देता है. राइट. तो चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, वो एक जनरल वैल्यू में आ जाती है. सो नाउ इन दिस 3920 इज अ वैल्यू विच हैज नो सिग्नेचर. तो यहाँ पे अगर हम इनमें भी एब्सोल्यूट लगाते हैं, एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू, और हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, और इसको यहाँ पे हम नीचे डाल देते, नीचे पेस्ट करते हैं. तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो इनका सम क्या आ रहा है, 60. तो एक्चुअल जो आपके अकाउंट वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो 60 है. बट यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है. राइट. तो एक्चुअल जो वैल्यू है वो हमें एब्सोल्यूट करने के बाद पता लग रही है. राइट. जब तक हमने एब्सोल्यूट नहीं किया था तब तक हमें वैल्यू पता नहीं लग रही थी. तो इस तरह से हमें जब भी एक्चुअल डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है कि ओवरऑल हमारी प्रोसेस में कितना डिफरेंस हुआ है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन को यूज करते हैं. इज इट क्लियर? अब इसके बाद
इसके बाद दूसरा आता है हमारा पावर फंक्शन, मतलब रेज टू पावर हमें करना है। तो रेज टू पावर के लिए हम यहाँ पे सिंपली, जैसे यहाँ पे 10⁻³ हमने किया तो 10,000 हो गया। यहाँ पे 10 यहाँ पे सपोज हमने 9 रेज टू पावर, तो यहाँ पे ये साइन होता है, अम, ये साइन होता है 6 के ऊपर। 9 रेज टू पावर 3 हमने कर दिया, तो यहाँ पे हमें इस तरह से 729 की वैल्यू आ गई। तो जो भी आप यहाँ पे रेज टू पावर वैल्यू लगाओगे, वो वैल्यू यहाँ पे उसी तरह से कन्वर्ट होके आ जाएगी। इसी तरह से प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो सिंपली आपको कोई मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन एस्ट्रिक को यूज करके मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो सपोज हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया इंटू ये B5 वैल्यू इंटू 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने इस यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करके और वैल्यू लेके आ सकते हो। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू है, सपोज यहाँ पे हम डाल देते हैं कि यहाँ पे 9976 इस तरह से वैल्यू है, तो वो उसका मल्टीप्लीकेशन करके ले आएगा, राइट। देन इसके बाद कुछ रैंडम फंक्शंस आते हैं। तो रैंडम फंक्शंस के लिए हम यहाँ पे पहला फंक्शन होता है हमारा रैंड। तो रैंड फंक्शन क्या करता है? रैंड फंक्शन रिटर्न्स, सो बेसिकली, राइट। तो बेसिकली रैंड फंक्शन क्या कर रहा है हमारा? रैंड फंक्शन इट रिटर्न्स रिटर्न्स वैल्यू, रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 और 1। जब भी हमें 0 और 1 के बीच में एक रैंडम वैल्यू जनरेट करनी होती है, तो हम यहाँ पे रैंड फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब भी हमें कुछ भी रैंडम वैल्यू जनरेट करनी होती है किसी रेंज के बीच में, राइट, तो हम यहाँ पे रैंड बिटवीन का यूज करते हैं। तो रैंड बिटवीन क्या करता है? इट जनरेट्स रिटर्न्स रैंडम वैल्यू बिटवीन गिवन रेंज। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में सपोज सपोज 10 और 30 के बीच में वैल्यू जनरेट करानी, तो हम यहाँ पे रैंड बिटवीन को यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको यूज कर सकते हो, रैंड बिटवीन। और सपोज 20 से 40 के बीच में हमें रैंडम वैल्यू जनरेट करानी है, तो यू कैन सी इट हैज जनरेटेड अ रैंडम वैल्यू बिटवीन 20 and 40, राइट। नेक्स्ट टाइम जब भी ये एग्जीक्यूशन होगा, तो कुछ और वैल्यू जनरेट होगी, क्योंकि ये रैंडम वैल्यू हो, तो रैंडम वैल्यू हर हर बार चेंज होगी, राइट। इट्स नॉट कि रैंडम वैल्यू हमारी एक बार जनरेट हो गई, जितनी बारी एग्जीक्यूशन होगा उतनी बारी नई वैल्यू जनरेट होगी। तो अगर यहाँ पे हम फॉर्मूले को फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं, तो फॉर्मूले को फिर से एग्जीक्यूट कराने में हमने सॉरी, तो यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू हमें हमने जनरेट करी, हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक नई वैल्यू जनरेट होके आ जाएगी, Sir, your ठीक है। screen is not visible. इट इज विजिबल और नॉट? No, sir. ओके, 1 मिनट। इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. ओके। सो बेसिकली जब भी आप रैंडम वैल्यू जनरेट कराते हो, तो यहाँ पे हम दो इन रैंड और रैंड बिटवीन फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने रैंड को यूज किया हुआ है, यहाँ पे हमने रैंड बिटवीन को यूज किया हुआ है। तो रैंड बिटवीन 100 to 1000 हमने एक रैंडम वैल्यू जनरेट कराई है, ठीक है। अब इसी तरह से आप यहाँ पे ये राउंड को यूज कर सकते हो। तो राउंड राउंड की वैल्यू क्या करती है कि जब भी हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी सर्टेन डिजिट तक राउंड करनी है, तो सर्टेन डिजिट तक राउंड करने के लिए हम यहाँ पे राउंड को यूज करते हैं। तो सर्टेन डिजिट तक राउंड करने का मतलब है कि आप अगर एक डिजिट तक राउंड करना चाहते हो या दो डिजिट तक राउंड करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है। तो अभी यहाँ पे हमने A10 में ये हमारी वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे
जनरेट करते हैं। अब सपोज हमारे पास ये एक रैंडम वैल्यू है, इस रैंडम वैल्यू को हम अगर करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे देंगे राउंड, और यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू है और इसको हम 3 डिजिट तक हम राउंड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे 3 दे दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने 3 डिजिट तक इसको राउंड करके हमें दे दिया, राइट। तो और कोई वैल्यू आप अगर इसमें राउंड राउंड करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप राउंड करा सकते हो, राइट। इसी तरह से आप ट्रंकेट करना चाहते हो, ट्रंकेट का मतलब है कि आप किसी वैल्यू को कितना एक पर्टिकुलर लेवल तक जैसे क्या होता है कि ट्रंकेट में यहाँ पे हम सपोज वैल्यू हमने दे दी 4, राइट। तो वो 4 डिजिट तक उसको आगे ले जाएगा, यहाँ इसमें पता नहीं लग रहा है हमें, हम इसको भी बी कॉलम के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। तो ट्रंकेट, और ये वाली वैल्यू हम ट्रंकेट करते हैं और 3 डिजिट तक हम ट्रंकेट करते हैं, राइट। तो 3 डिजिट तक ट्रंकेट करने में क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो आगे की जो भी वैल्यू है ये इसने सिंपली जीरो कर दी, राइट। अभी ट्रंकेट में और राउंड में छोटा सा डिफरेंस ये है कि अभी सपोज यहाँ पे हमारी अगर जैसे यहाँ पे हमने 3 डिजिट तक किया है, यहाँ पे 0640, क्योंकि यहाँ पे आगे जो हमारी वैल्यू है 14 पे आ रही है। अगर सपोज ये वैल्यू हमारी इस तरह से होती, मैं एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे आपको डाल के दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ पे 0 पॉइंट सपोज 5.57453 इस तरह से ये हमारी वैल्यू है, राइट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे जब हमने राउंड के साथ में करी है तो ये वैल्यू यहाँ पे 5.675 तक आई है 3 डिजिट तक राउंड करने में। लेकिन वही हमने अगर 3 डिजिट तक ट्रंकेट किया है तो ये वैल्यू क्या आई है, आप यहाँ पे देख सकते हो 5.674। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके आगे की वैल्यू है जो भी है उसने एज इट इज जीरो कर दिया है, नो मैटर इट इज मोर देन 5 और नॉट, राइट। यहाँ पे 5 है, स्टिल इसने इसको जीरो कर दिया है, राइट। लेकिन राउंड में ये 674 को उसने 675 कर दिया, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू फॉलो दिस डिफरेंस? Yes. No, sir. सॉरी, No, sir. नहीं समझ में आया? लेट मी टेल यू वंस अगेन। अभी यहाँ पे हम दूसरी वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 6.345 4 और एंड 3, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो वैल्यू हैं, यहाँ पे क्या है हम 3 डिजिट तक ट्रंकेट कर रहे हैं। तो 3 डिजिट तक ट्रंकेट करने का मतलब क्या है कि अम, यहाँ पे पॉइंट के बाद जो 3 डिजिट है यहाँ तक की वैल्यू ट्रंकेट करनी यहाँ तक की वैल्यू होनी है। तो एक बार हम राउंड से यहाँ तक की वैल्यू ले रहे हैं और दूसरी बार हम ट्रंकेट से यहाँ तक की वैल्यू ले रहे हैं, राइट। तो राउंड में क्या है कि अगर आप राउंड में इन 3 के बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू है 5 से ऊपर है तो यहाँ पे ये वैल्यू एक बढ़ जाएगी, तो ये जो 674 है ये 675 में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम राउंड करते हैं। लेकिन वही हम ट्रंकेट करते हैं तो ये जो बाद की वैल्यू है वो बिल्कुल उसको जीरो कर देगा, नो मैटर व्हाट दिस वैल्यू इज। तो यहाँ वही चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे चूंकि हमने राउंड किया है तो ये 5.675 हो गया, लेकिन यहाँ पे हमने ट्रंकेट किया है तो ये 5.674 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे ये वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या है कि 3 डिजिट के बाद यहाँ पे 4 है, राइट। तो अब राउंड करेंगे तो भी ये 4 यहाँ पे कन्वर्ट होके इसको आगे नहीं बढ़ाएगा, तो 6.246 आया। तो यहाँ पे भी वही वैल्यू आ गई, यहाँ पे वही वही वैल्यू आ गई। तो ट्रंकेट का मतलब है कि सपोज अगर आपकी वैल्यू 5 से ज्यादा है, मतलब 3 डिजिट बाद आपकी जो वैल्यू है वो 5 से ज्यादा है, तो ट्रंकेट थर्ड पे उसका असर नहीं डालेगा। तो वही आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 553, अगर यहाँ पे 93 भी हो तो भी जो आपकी ट्रंकेट की वैल्यू 674 ही है, राइट। अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे हम डबल थ्री कर देते हैं तो यहाँ पे अभी देखो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, राउंड और ट्रंकेट की वैल्यू सेम हो गई। लेकिन अगर ये पॉइंट ट्रिपल जीरो 5 से ज्यादा हो जाती है तो ये वैल्यू हमारी 675 हो गई। इज दिस क्लियर?
समझ में आ रहा है? हाँ सर। 3 डिजिट्स लेंगे क्या? सॉरी, हमेशा 3 डिजिट्स लेंगे? नहीं, आप तीन की जगह 2 भी कर सकते हो, 0 भी कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे अगर 0 कर देते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों जगह हमने 0 कर दिया, तो वो भी देख सकते हो। अभी यहाँ पे 5.6 है, राइट? तो राउंड में क्या हो गया, यहाँ पे 6 कन्वर्ट होके आ गया, लेकिन ट्रंकेट में क्या है भाई, वो 5 ही बना रहा। ठीक है, समझ गए? सर नहीं आया समझ में। आप यहाँ पे जो कर रहे हो, यहाँ पे 0 डिजिट है, सॉरी। तो यहाँ पे आप जो नंबर ऑफ डिजिट दे रहे हो वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये 3 डिजिट तक ही करोगे। ठीक है, आप राउंड तो कितनी भी डिजिट तक कर सकते हो ना। आर यू एबल टू फॉलो दिस? यस सर। तो आप राउंड कितने भी डिजिट तक कर सकते हो, तो वही चीज यहाँ पे भी है कि आपको कितने डिजिट तक करना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे आप राउंड की वैल्यू वहां पे दोगे, उसी हिसाब से आ जाएगा। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप राउंड यूज कर रहे हो या ट्रंकेट यूज कर रहे हो। अगर राउंड यूज करोगे तो अगर 0 डिजिट तक कर रहे हो, तो अगर 0.5 से ज्यादा वैल्यू है तो वो आगे की वैल्यू एक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे 5.6 है, तो यहाँ पे राउंड में 6 हो गया, लेकिन ट्रंकेशन में वो 5 ही बना रहा। अगर ये वैल्यू यहाँ पे 5.4 होती है, सपोज 5.4 होती है, तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, 5.6 हो गई तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप क्या वैल्यू चूज कर रहे हो। ठीक है, अगर इनके यूजेस कहाँ होते हैं? क्या कह रहे हो? इनके यूजेस कहाँ होते हैं? लाइक व्हेन डू वी पुट इनके द ट्रांजैक्शन एंड व्हेन डू वी पुट द ट्रंकेट? इनके इनके यूजेस होंगे जब भी जैसे आप जब अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर रहे हो और आपको एक सर्टेन डिजिट तक ही नंबर्स शो करने हैं डेटा में, राइट? तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन के बाद जो भी वैल्यू आएगी, आप उसको उतने पर्टिकुलर, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कैलकुलेशन के बाद 7-8 डिजिट आ गई। अब 7-8 डिजिट तो आप हर बार दिखाने नहीं जाओगे, राइट? मोस्टली क्या होता है कि हमें 2 या 3 डिजिट तक या चार डिजिट तक दिखाना होता है, इससे ज्यादा तो नहीं दिखाना होता है। तो वहां पे हम राउंड और ट्रंकेशन का ऑप्शन नीड के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। ठीक है, यस। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे लेट मी चेंज बैक द फॉर्मूला टू रैंडम। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रैंडम वैल्यू है, तो यहाँ पे 0.4 है, तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 0 ही आ रहा है। अगर और यहाँ पे नीचे 0.7 है, राइट? तो ट्रंक यहाँ पे अगर हम ऊपर वाला ट्रंकेशन फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे आप अभी देखो वैल्यू कैसे आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती जाएगी, यहाँ पे आपको वैल्यू इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंडिंग कि आप कहाँ पे क्या वैल्यू चूज कर रहे हो। इसी तरह से एक राउंड डाउन होता है, एक राउंड अप होता है। तो राउंड अप और राउंड डाउन सिंपली, जब भी हमें वैल्यू फुल वैल्यू लेनी होती है, तो हम राउंड डाउन और राउंड अप का यूज करते हैं। राउंड डाउन वर्क सेम एज ट्रंकेशन, एंड राउंड अप हमेशा सीलिंग वैल्यू देता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमारे पास 1.678 सपोज हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, और हमने राउंड अप किया, राउंड अप ये वैल्यू, और ये हमें 0 डिजिट तक राउंड करनी है। ठीक है, और यही वैल्यू हम राउंड करते हैं राउंड डाउन में, राइट? और यही वैल्यू हम 0 डिजिट तक राउंड डाउन करते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.678 है, तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया। अभी यहाँ पे हम यहाँ पे 1.3 भी कर देते हैं, तो भी ये वैल्यू यही रहेंगी। तो राउंड डाउन क्या करता है कि इसके ऊपर की जो भी फुल वैल्यू है वो रिटर्न करता है। राउंड अप जो भी नंबर है, इसके ऊपर की जो फुल वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। और राउंड डाउन जो भी नंबर दिया है, इसके ऊपर इसके नीचे की फुल वैल्यू क्या है वो रिटर्न करेगा। इज दिस क्लियर?
Is this clear? Yes, no? Hello? Yes, sir. अब अभी अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सर्टेन नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स को काउंट करने के लिए हमारे पास होता है काउंट का फॉर्मूला होता है। तो काउंट में हमारे पास 4 डिफरेंट वेराइटी होती हैं। तो इसमें होता है काउंट काउंट होता है, काउंट ए होता है, काउंट ब्लैंक होता है और काउंट टेक्स्ट होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 अलग अलग वैरायटी के फॉर्मूले होते हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला क्या क्या कर रहा है, लेट्स सी। सबसे पहले हमारा काउंट होता है। जब भी हमें एक सर्टेन रेंज में कितनी न्यूमेरिक वैल्यू है वो हमें काउंट करनी है, तब हम काउंट फंक्शन को यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इस रेंज में देखते हैं यहाँ से यहाँ तक कितनी न्यूमेरिक वैल्यू है, अगर वो हमें फाइंड आउट करना है तो वो हमें फाइंड आउट करके देगा काउंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, काउंट। यहाँ पे हमने ये जो हमारी रेंज है, ये हमारी रेंज कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक कितनी न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है। ये हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। तो उसने यहाँ पे हमें काउंट करके बता दिया कि यहाँ पे 4 न्यूमेरिक वैल्यू है। यहाँ पे किसी को 4 से ज्यादा न्यूमेरिक वैल्यू दिखाई दे रही है? कैन एनीबडी सी मोर देन 4 न्यूमेरिक वैल्यूज? एनीवन? यहाँ पे फिर ये 12, 14 और 91 क्या है? ये 12, 14 और 91 क्या है? यहाँ पे जो 12, 14 और 91 है, इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ फॉर्मूला बार में देखोगे तो यहाँ पे इसमें इसमें इसके पहले एक आपको सिंगल कोट दिखाई दे रहा है। राइट। ये सिंगल कोट दिखाई देने का मतलब है कि ये अब वैल्यू हमारी न्यूमेरिक नहीं रही। राइट। क्योंकि यहाँ पे एक कैरेक्टर आ गया है, तो वो वैल्यू न्यूमेरिक नहीं रही है, तो उनको वो न्यूमेरिक में काउंट नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं यही आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, बाकी न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है। क्लियर है? सर एक बार 5 डिजिट लिख के दोबारा करना, 5 या 6 डिजिट लिख के दोबारा काउंट करना। 5, 6 डिजिट्स लिख के। प्लीज सर। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 5, 6 डिजिट्स लिख देते हैं, हमने यहाँ पे 4, 5, 6, 2, 3, 2। ठीक है। इनको हम अगर यहाँ पे काउंट करते हैं, काउंट और ठीक है। तो आप जहां जहां भी आपको इस तरह से काउंटिंग करनी हो कि कितने नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से उसको काउंट में लेके आ सकते हो। राइट। दूसरा आता है आपका काउंट ए। काउंट ए का मतलब होता है, अभी यहाँ पे आप जब हमने काउंट लगाया यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बीच में यहाँ पे ये टेक्स्ट वैल्यूज आ रही हैं। राइट। ए, सी, ई, ये सारी टेक्स्ट वैल्यूज आ रही हैं। राइट। तो सी है, ई है, 12, 4 है, ये भी टेक्स्ट वैल्यूज हैं। अब ये चाहता है कि जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी हमारे पास काउंट होके दिखाई दें। राइट। तो यहाँ पे काउंट ए क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 18 से 30 तक, यहाँ तक सारी वैल्यूज को काउंट करेगा एक्सेप्ट द ब्लैंक वैल्यूज। यहाँ पे आप ब्लैंक देख रहे हो, यहाँ पे 19, 20 और 28 पे ब्लैंक है। राइट। तो ये काउंट करेगा ऑल ब्लैंक वैल्यूज। राइट। तो यहाँ पे आपको ये दिखना होगा। सबसे पहले एक हमारे पास काउंट फंक्शन है। काउंट फंक्शन इट काउंट्स ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज। राइट। जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो काउंट करेगा। दूसरा जब काउंट ए आता है, राइट, इट काउंट्स ऑल वैल्यूज दैट एग्जिस्ट। जो भी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, इट मे बी न्यूमेरिक वैल्यू और इट मे बी करेक्टर वैल्यू, सारी वैल्यूज को काउंट ए काउंट करके बताएगा। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाया, इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने जितनी भी वैल्यूज हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, अब यहाँ से 18 से 30 तक हमारी जो रेंज है वो 13 वैल्यूज की है। लेकिन यहाँ पे 3 हमारी ब्लैंक भी हैं, तो जो ब्लैंक वैल्यूज हैं उसको इसने काउंट नहीं किया, और जो वैल्यूज नॉन ब्लैंक उनको यहाँ पे इसने काउंट करके काउंट दे दिया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो काउंट्स ऑल वैल्यूज
ऑल नॉन ब्लैंक वैल्यूज। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा आता है आपका सर काउंट ब्लैंक। यस, सर आपने इज इक्वल टू काउंट ए लगाया, उसके बाद आपने सारी न्यूमेरिक डिजिट सेलेक्ट करी, फिर आपने क्या किया? यहाँ पे हमने लगाया, फिर से मैं दिखाता हूँ, काउंट ए, और यहाँ पे मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट करी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पूरी रेंज सेलेक्ट की है मैंने, खाली न्यूमेरिक सेलेक्ट नहीं किया है, जितने भी हैं सारे सेलेक्ट किए हैं, और फिर मैंने बस ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू आ गई है। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितनी भी नॉन न्यूमेरिक नॉन ब्लैंक वैल्यूज हैं वो सारी काउंट होके आ जाएंगी काउंट ए में। ठीक है, अभी आपको काउंट करना है कि इसमें कितनी ब्लैंक वैल्यूज हैं या कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउंट ब्लैंक। सो ये इट काउंट्स ऑल ब्लैंक वैल्यूज। जितनी भी ब्लैंक वैल्यूज हैं ये उसको काउंट करके यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, जितनी भी ब्लैंक वैल्यू, तो यहाँ पे एक एक दो और ये तीन ब्लैंक वैल्यू है, इसने उसको हमें शो कर दिया। ठीक है, इसी तरह से चौथा ऑप्शन आता है काउंट टेक्स्ट का। तो काउंट टेक्स्ट क्या करता है, जितनी भी टेक्स्ट वैल्यूज है, यहाँ पे काउंट ए क्या कर रहा था, केवल न्यूमेरिक वैल्यू काउंट कर रहा था। काउंट ए क्या कर रहा है, ये सिर्फ ये सारी नॉन ब्लैंक वैल्यू काउंट कर रहा था। काउंट ब्लैंक सारी ब्लैंक वैल्यू काउंट कर रहा था। और काउंट टेक्स्ट क्या करेगा, it will be it will counts all non न्यूमेरिक वैल्यूज। जितनी भी नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो काउंट करेगा। तो यहाँ पे नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज क्या है, ये दोनों नॉन न्यूमेरिक हैं, ये दोनों भी नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इनको काउंट करेगा, साथ में ये दोनों भी नॉन न्यूमेरिक। तो यहाँ पे जो 6 वैल्यू हैं ये नॉन न्यूमेरिक है। अब यहाँ पे अगेन ये स्पेस को काउंट नहीं कर रहा है, राइट, जो ब्लैंक वैल्यूज हैं उसको काउंट नहीं कर रहा है, तो सारी जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो काउंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे काउंट ए माइनस काउंट, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि काउंट टेक्स्ट नाम से कोई फॉर्मूला नहीं होता है। काउंट टेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारी सारी वैल्यूज हैं उसमें से कितनी वैल्यूज हमारी टेक्स्ट में एग्जिस्ट कर रही है वही वो हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे काउंट ए माइनस काउंट लगाया है, राइट। तो काउंट ए ने काउंट किया कि कितनी सारी वैल्यूज हैं, तो 10 वैल्यूज हैं सारी। ठीक है, और उसमें से न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, 4 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो 10 माइनस 4 इज 6, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी हमारी काउंटिंग में वैल्यूज आ रही हैं। एनी डाउट सो फार इन दिस? नो सर। तो इस तरह से आप अपने जो भी फंक्शंस हैं उसमें काउंटिंग को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सर आप कुछ फिर प्रोवाइड कर सकते हो ताकि हम प्रैक्टिस कर लें कि सॉरी, कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकते हो ताकि हम प्रैक्टिस कर लें, ताकि हमें आ जाए समझ, कुछ डेटा या हो। I'll provide you the practice set as well. अभी 2 ही क्लास हुई है, मे बी कल अभी तक ज्यादा कुछ तो पढ़ा नहीं है। आज से मेन आपका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये चीजें आगे बढ़ेंगी तो थर्ड फोर्थ क्लास के बाद मैं आपको पूरा एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा, डेटा प्रोवाइड करूंगा, जिसमें उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस होंगे। यू विल बी एबल टू डू दोज क्वेश्चंस एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, अभी तक आपके फॉर्मूले बेसिकली कल से थोड़े थोड़े फॉर्मूले स्टार्ट हुए थे, अब आपके जो मेन प्रैक्टिस वाले फॉर्मूले हैं वो स्टार्ट होंगे, राइट। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको वो असाइनमेंट प्रोवाइड कराता जाऊंगा। ठीक है, यस सर। ओके। अब यहाँ पे आप यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल देख सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी इतना काउंट में और सम में ये सारी चीजें तो अभी तक आप देख चुके हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ कंडीशन के बेस पे हम जो भी वैल्यूज हैं वो जनरेट कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये टेबल देख सकते हो। यहाँ पे एक टेबल है
प्रोडक्ट है और उसका प्राइस है, राइट। तो प्रोडक्ट और प्राइस तो डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पे। हमारा एप्पल है 15, देन बनाना 75। यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं, राइट। यहाँ पे इन केजी, राइट, इन केजी में मतलब कितनी सेल्स हुई है वो है। तो टोटल सेल्स हमें यहाँ पे दिखाई है। अब यहाँ पे अलग अलग डेट की वैल्यू हो सकती है, इसीलिए यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही वैल्यू के लिए, जैसे ऑरेंज के लिए यहाँ पे 51 है, यहाँ पे ऑरेंज फिर 65 है। तो ये सारे अलग अलग डेज के प्राइस है, सेम डे के प्राइसेस नहीं है, राइट। अगर आप शॉप पे भी जाओगे तो वहाँ पे डे वाइज प्राइस वेरी करते हैं, राइट। तो ये अलग अलग डेज के प्राइस हैं और उन डेज में कितनी सेल हुई है उसके बेस पे टोटल सेल को यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। तो ना टोटल सेल बेसिकली कुछ नहीं है, फाइंड आउट किया है, ठीक है। ये छोटा सा है। अब यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंट कंडीशन लगा के कि टोटल सेल कितनी हुई है, राइट। तो टोटल सेल में अभी यहाँ पे हमें सम करना होगा, राइट। तो सम के लिए यहाँ पे हम सम इफ फॉर्मूला लगाते हैं। सम नॉर्मली सभी ने लगाया हुआ है, सम का फॉर्मूला सभी ने लगाया हुआ है। यस सर। ओके, तो सम का यहाँ पे एक मैं नई शीट ओपन करता हूँ। तो सम का फॉर्मूला बेसिकली, अगर यहाँ पे हम कुछ नंबर्स जनरेट कर लेते हैं, रैंड बिटवीन हमने कुछ नंबर्स जनरेट किए और हमने जनरेट किया 32 65 के बीच में कुछ नंबर्स हमने जनरेट किए, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे हमने सपोज नाम, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दिया E1 E2 E3, इस तरह से हमने अलग अलग नाम दे दिए यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास ये सारे अलग अलग नाम आ गए, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे नाम हम रिपीट करते हैं, अलग अलग नाम से हमारा काम नहीं बनेगा। सिंपली यहाँ पे हम सम इफ करने जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम E1 फिर E2 फिर ई E3 फिर E1 फिर E2 फिर E3 फिर E1 फिर यहाँ पे हमने दे दिया E4 दे दिया, फिर E3 दे दिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा डेटा है। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जितने भी ये वैल्यूज हैं, इनकी टोटल यहाँ पे वैल्यूज क्या है। तो सपोज यहाँ पे हम यहाँ पे दे देते हैं कि ये कस्टमर का नाम है और उसने कितनी यूनिट्स परचेज करी, ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जितने भी कस्टमर्स है उसने टोटल सॉरी उसने टोटल कितनी यूनिट्स परचेज करी हैं वो हमें पता लग जाए, राइट। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ से उनको उठाया, दूसरी जगह पे हम लेके आए और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम इसके डुप्लीकेट रिमूव करते हैं। तो हमने यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव किए, यहाँ पे गए और रिमूव डुप्लीकेट, ओके, राइट। तो हमें यहाँ पे कस्टमर्स के यूनिक नाम मिल गए, राइट। अब हमें सिंपली क्या करना है कि E1 ने जितनी भी टाइम परचेज किए, जितनी भी यूनिट परचेज किए, उनको सबको ऐड करना है, राइट। तो एक तो ये है कि हम सिंपल सम फंक्शन लगाते, तो सम फंक्शन क्या है कि सम में हमने इन सबको ऐड कर दिया विदाउट एनी कंडीशन, राइट। अभी यहाँ पे हम सम करेंगे बेस्ड ऑन सम कंडीशन, राइट। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सम इफ, राइट। तो सम इफ क्या करता है कि ये वैल्यूज ऐड करता है बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें आती हैं। एक्सेल में सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझना कि, क्योंकि एक्सेल हर जगह पे आपको गाइड कर रहा है कि कहाँ पे आपको क्या वैल्यू डालनी है। जैसे ही हमने यहाँ पे सम इफ डाला तो आ गया कि यहाँ पे ये रेंज डालनी है, ये क्राइटेरिया डालना है, सम रेंज डालना है। तो रेंज क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सम रेंज क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो अभी जब हम यहाँ पे जब हम ऐड करने जा रहे हैं तो बेसिकली हमारी रेंज क्या है, ये हमारी रेंज है, राइट। कि ये हमारे कस्टमर्स की रेंज है, राइट, जिनको हमें ऐड करना है, राइट।
यहाँ पे ये यूनिक कस्टमर्स है, तो ये हमारा क्राइटेरिया बन जाएगा, और फिर सम रेंज है हमारी ये। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सम इफ रेंज हमारी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की रेंज है, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या है, ये हमारा क्राइटेरिया है, राइट। और फिर सम हमें किसको करना है, ये वैल्यू सम करनी है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है? इज एवरीवन एबल टू फॉलो दिस कि मैं क्या कर रहा हूं? सर क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इज कि यहाँ पे आपको जब यहाँ पे आपको चाहिए, तो यहाँ पे सम चाहिए सिर्फ उनका जहाँ पे इवन है, राइट। तो इवन के आगे 50 है, यहाँ पे 61 है, 36 है एंड 55 है। इन्हीं चार का टोटल यहाँ पे इसके सामने आना चाहिए, करेक्ट। जब E2 यहाँ पे है, तो E2 के हिसाब से ये यही इन तीन का ही टोटल यहाँ पे सामने आना चाहिए, राइट। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे देख रही हैं, ये क्या है हमारा, ये है क्राइटेरिया, ठीक है। यस सर। समझ गए? तो यहाँ पे हमने सम इफ दिया, सम इफ ये हमारी रेंज है, ये हमारा क्राइटेरिया है, और ये हमारी सम की रेंज है, ठीक है। अब हम इसको ऐड करते हैं। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 202 आ गया। तो अगर हम यहाँ पे भी ऐड करके देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ इनको कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी आप ये नीचे देखोगे, ये मेरा माउस देखो, यहाँ पे मेरा माउस देखो, यहाँ पे सम की जगह 202 आ रहा है, ये वैल्यू दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है? यस, नो? नो सर। Yes, sir. ये यहाँ पे मेरा माउस दिखाई दे रहा है, मेरा माउस मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। माउस मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। नो सर। Yes, sir. यहाँ पे आप देखो एवरेज, काउंट और सम, तीन वैल्यू आ रही है नीचे। यस सर। तो यहाँ पे सम 202 आ रहा है, वही यहाँ पे आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से मैच भी कर सकते हो कि आपकी वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही। इसी तरह से हमने इसको आगे ड्रैग किया, तो आपको इवन के अगेंस्ट में, E2 के अगेंस्ट में कितनी सेल हुई है, वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप E2 सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो E2 की टोटल सेल 100 है। ऐसे ही आप E3 सेलेक्ट करोगे, तो E3 की जो टोटल सेल है, वो आपको यहाँ पे 160 पता लग गई, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सम इफ को यूज करते हो। तो सम इफ इज सम इफ यहाँ पे टोटल टोटल यूनिट्स, राइट। तो ये हमने अचीव किया सम इफ से। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यूज होता है जब भी आप अपने डेटा को समराइज करना स्टार्ट करोगे, राइट। तो इसी तरह से हम यहाँ पे अपनी जो ओरिजिनल वर्कशीट है, इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, तो इस वजह से मैंने वहां पे आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताया। यहाँ पे अब हम सम इफ लगा रहे हैं। अब सम इफ में यहाँ पे हम कंडीशन डाल रहे हैं। कंडीशन हमारी क्या है? कंडीशन है ये जो यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस हैं, राइट। तो ऑरेंज के लिए ग्रेटर देन 50, एंड एप्पल के लिए ग्रेटर देन 55, एंड बनाना के लिए ग्रेटर देन 65 हमको यहाँ पे लेना है। तो बेसिकली करना क्या है हमें, यहाँ पे हमें ऐड करना है ये जो टोटल सेल है, हमें इसको ऐड करना है। और उसके पीछे कंडीशन क्या दी गई है कि जहां जहां पे ऑरेंज का प्राइस 50 से ज्यादा का है, वहीं पे हमें टोटल सेल को ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि जो हमारा ऑरेंज का प्राइस है, वो 50 से ज्यादा कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया सिर्फ ऑरेंज, राइट। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सिर्फ ऑरेंज सेलेक्ट किया, ठीक है। अब 50 से ज्यादा प्राइस कहाँ पे है? ये है, ये तीनों है जहाँ पे हमारा 50 से ज्यादा का प्राइस है। तो इन्हीं को ऐड करना है, बाकी सबको ऐड
नहीं करना है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि ये चीज कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो हमें यहाँ पे सम इफ में सम क्या करना है, हमें A36 टू A53, तो हमारी जो सम वाली रेंज है, जो जो हमारी रेंज है वो ये है। ठीक है, ये हमारी रेंज है जहाँ पे आपको सम करना है, और सॉरी, A36 टू A53 तो वो आपकी ये रेंज है, यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है ये आपकी मेन रेंज है। ठीक है, और फिर आपको क्राइटेरिया क्या है, ऑरेंज, राइट। तो ऑरेंज में अब यहाँ पे ये हमारा ऑरेंज हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और तीसरी वैल्यू है हमें क्या सम करना है, तो हमें टोटल सेल सम करना है। तो ऑरेंज की टोटल सेल क्या है, तो जहां जहां पे ऑरेंज है उसकी सेल जो भी यहाँ पे है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऑरेंज सेलेक्ट करते हैं, आप देखोगे तो ऑरेंज की टोटल सेल यहाँ पे 8438 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो वो यहाँ पे सम इफ में आ गई। अभी आई गेस एक बार में ये चीज समझ में नहीं आएगी, तो मैं अभी इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। ठीक है, एक बार मैं सम इफ और सम आईएफएस दोनों को बता दो, फिर इसको दोबारा रिपीट करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सम इफ, जहाँ पे हमें सिर्फ एक कंडीशन लगानी है। तो जब एक कंडीशन लगानी है तो हम सम इफ को यूज कर रहे हैं, तो सम इफ में हमारी रेंज है ये प्रोडक्ट, जो हमारा क्राइटेरिया है वो ये है, प्रोडक्ट का नाम है, और जो हमारी सम रेंज है वो ये है, राइट। तो इसके बेस पे हमें टोटल सेल को सम करना है और वो हमें यहाँ पे दिखाना है। तो ऑरेंज जहाँ जहाँ पे है उसको उसको ऐड करके और यहाँ पे हमें बेसिकली आउटपुट देना है, राइट। तो वही वही काम हमने जैसे यहाँ पे जो अपनी टेबल करी थी, यहाँ पे ये जो टेबल हमने देखी थी, वही काम हमने यहाँ पे भी किया था कि यहाँ पे हमारे पास हमें सिर्फ सिंपली E1 की जितनी यूनिट्स हैं उनको सेल उनको ऐड करना है, फिर E2 की जितनी यूनिट है उनको ऐड करना है, फिर E3 की जितनी यूनिट्स हैं उनको ऐड करना है, और E4 की जितनी यूनिट्स हैं उनको हमें ऐड करना है, राइट। एंड द सेम वे यहाँ पे ऑरेंज जहां जहां पे है हमको उनको ऐड करना है। तो जहां जहां पे ऑरेंज है, ये हमारी जो चार वैल्यूज है ये ऑरेंज की है, इसके करस्पॉन्डिंग जो सेल्स की वैल्यू है तो ये है, फिर ये सेल्स की वैल्यू, ये सेल्स की वैल्यू है, और फिर ये यहाँ पे ये सेल्स की वैल्यू, इनको ऐड करना है, सिंगल कंडीशन, राइट। इसी तरह से एप्पल जहां जहां पे है हमें उनको ऐड करना है, तो एप्पल एक हमारा यहाँ पे है, दूसरा एप्पल हमारा यहाँ पे है, और तीसरा है एप्पल हमारा यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो हमें एप्पल करना है, तो एप्पल, नहीं नहीं, यहाँ पे ये एप्पल ए है, सॉरी, हमें सिर्फ एप्पल देखना है, तो एप्पल ये है, दूसरा एप्पल ये है, दो ही है, राइट। तो उसी के बेस पे ये और यहाँ पे ये वैल्यू, ये दोनों ऐड होके आ जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया भी बहुत मैटर करता है कि यहाँ पे आपने क्या लिखा होगा। अगर हमने यहाँ पे एप्पल ए कर दिया तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट, क्योंकि एप्पल ए की वैल्यू यहाँ पे अलग है। तो एक भी सिंगल करेक्टर अगर अलग होता है तो ये पूरी वैल्यूज को इफेक्ट कर सकता है। इसी तरह से बनाना को सर्च करके उसकी जो जितनी वैल्यूज है वो सारी टोटल टोटल करनी है। तो जहां जहां पे आपको बनाना की वैल्यू सही नहीं मिलेगी वो वैल्यू वहां पे ऐड नहीं होगी। ये सम इफ वाला क्राइटेरिया समझ में आया? सम इफ आपको समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड थिंग पे हम जाते हैं, दैट इज सम इफ्स। तो सम इफ्स में क्या है, अभी हम सम में हम एक सिंगल कंडीशन लगा रहे थे। सम इफ्स में क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगाएंगे। तो अब यहाँ पे दो क्राइटेरिया है हमारे, एक है ये हमारा प्रोडक्ट है, दूसरा है प्राइस, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ऑरेंज का प्राइस जहां जहां पे 50 से ज्यादा है वहीं पे आपको उसकी टोटल सेल ऐड करनी है। एप्पल का प्राइस जहां जहां पे 55 से ज्यादा वहीं वहीं पे आपको सेल ऐड करनी है, और बनाना का प्राइस जहां पे 65 से ज्यादा वहीं पे सेल ऐड करनी है। यहाँ पे सम इफ में हमने प्राइस वाला क्राइटेरिया नहीं रखा था, सिर्फ ऑरेंज, एप्पल और बनाना का क्राइटेरिया रखा था, राइट।
तो वो जहां पे उसको ऑरेंज मिला वहां पे उसने ऐड कर दिया, जहां पे एप्पल मिला वहां पे उसने ऐड कर दिया, जहां पे बनाना मिला वहां पे ऐड कर दिया। लेकिन अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि जहां वो पहले देखेगा कि ऑरेंज है और उसके बाद उसका जो प्राइस है वो 50 है, तभी वो सेल को ऐड करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम दूसरे छोटे से एग्जांपल में देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ये यूनिट्स हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि मंथ, राइट। और यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, फिर फेब, जैन एंड जैन, फिर मार्च, फिर फेब, फेब, और ये हमने दे दिया मार्च में, और ये जैन में, राइट। अभी हम चाहते हैं कि हमें जो इवन है उसने जैन में कितनी परचेज की ये हमें ऐड करना है, राइट। तो ये हमारा कस्टमर का नेम है और ये है हमारा मंथ, और ये यहाँ पे हमें टोटल यूनिट्स फाइंड आउट करनी है कि इसने पर्टिकुलर जैन के मंथ में कितनी यूनिट सेल करी है, राइट। तो यहाँ पे अभी आप इवन देखोगे, यहाँ पे हम फिल्टर अगर लगा लेते हैं तो यहाँ पे हमने इवन देखा, तो इवन की आप देख सकते हो यहाँ पे इवन ने 4 महीनों में अलग अलग सेल करी है, राइट। लेकिन यहाँ पे जैन है, यहाँ पे मार्च है, यहाँ पे जैन है, यहाँ पे फेब है, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ जैन की सेल उसकी आए, तो वी वांट कि सिर्फ 50 और 36 ही ऐड होके आए, बाकी जो मार्च की और फेब की सेल है वो ऐड होके ना आए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे सम इफ्स डालेंगे, सम IFS बेसिकली। अब यहाँ पे सम इफ्स में क्या है, सबसे पहले वो कौन क्या आपको सम करना है वो रेंज पूछता है, राइट। तो हमें ये वैल्यू सम करनी है, तो सम इफ में और सम IFS में दोनों में ये डिफरेंस है। सम इफ जब आप नॉर्मली लगा रहे हो तो उसमें सम की रेंज सबसे लास्ट में देनी है, लेकिन जब आप सम IFS लगा रहे हो तो जो वैल्यू आपको सम करनी है वो सबसे पहले देनी है। ये थोड़ा क्राइटेरिया में डिफरेंस, उन दोनों के सिंटैक्स में डिफरेंस आ जाता है, राइट। सो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया, तो क्राइटेरिया रेंजेस, तो पहला क्राइटेरिया क्या है, हमारा कस्टमर का नाम, तो क्राइटेरिया रेंज हमारी ये हो गई, और कस्टमर का नाम क्या हो गया हमारा, ये इवन। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया, दूसरा क्राइटेरिया हमारा ये है, और क्राइटेरिया क्राइटेरिया रेंज, और ये क्राइटेरिया 2, ठीक है। तो इसी तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हो, 2 से ज्यादा कंडीशन भी लगानी तो क्राइटेरिया 3 रेंज, क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया 3, देन क्राइटेरिया रेंज 4, क्राइटेरिया 4, इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन, 2 से ज्यादा कंडीशन भी लगा सकते हो, तो 2 ही हैं, सम इफ और सम IFS। तो सम इफ सिंगल कंडीशन के लिए यूज होता है, सम IFS मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको हमने बंद किया और हमने ओके किया, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इवन की जैन में जितनी सेल हुई है, तो इवन की जैन में सिर्फ यही 2 सेल हुई हैं, तो इन दोनों का टोटल आप देख सकते हो 86, और वही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करोगे, सपोज हमें E2 की जैन में सेल देखनी है, तो E2 की जैन में कोई सेल नहीं है, तो यहाँ पे ये आ रहा है, हम E2 की फेब में सेल देखते हैं, तो यहाँ पे E2 की फेब में सेल आ गई, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो कंडीशन, दो अलग अलग क्राइटेरिया पे यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है। ये क्लियर हो रहा है फॉर्मूला? ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? दीक्षा, सुहानी, तन्वी, एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? सुहानी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन आवाज आई नहीं। So no doubt. ओके, ग्रेट। सो यहीं पे हम वापस चलते हैं, तो यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे भी कंडीशन लगाई गई, जैसे हमने वहां पे कंडीशन लगाई थी वैसे ही हमने यहाँ पे भी कंडीशन लगाई है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कंडीशन है, सबसे पहले ये यहाँ पे सबसे पहले सम इफ्स, और सम इफ्स में सबसे पहले क्या है, क्या वैल्यू सम करनी है, तो हमें सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया कि ये वैल्यू सम करनी है, हमें यहाँ से ऊपर से नीचे तक ये वैल्यू सम करनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कि क्राइटेरिया रेंज 1, ये है हमारी पहली रेंज, तो पहली रेंज क्या है,
पहली रेंज है हमारा प्रोडक्ट, राइट। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। आप यहाँ पे कलर वाइज भी फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे ये रेड कलर आ रहा है और यहीं पे जो जो उसकी रेंज है वहां पे भी रेड कलर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दूसरा है, ये आपका क्राइटेरिया 1 है। ये क्राइटेरिया रेंज है, पहली A36 टू A53 ये क्राइटेरिया रेंज है और ये है आपका क्राइटेरिया। तो ये यहाँ पे पर्पल कलर में आ रहा है, ये पर्पल कलर आपका यहाँ पे है। इसी तरह से दूसरा है आपका दूसरा क्राइटेरिया B36 टू B53, तो ये आपका ये ग्रीन कलर में आ रहा है, ये आपका सेकंड क्राइटेरिया हो गया। सेकंड क्राइटेरिया के रेंज और यहाँ पे H37 ये क्राइटेरिया हो गया, राइट। कि जहाँ यहाँ पे प्राइस 50 से ज्यादा है वो हमारा क्राइटेरिया हो गया। तो इस तरह से इसने वही वैल्यूज उठाई जो जहाँ जहाँ पे ऑरेंज की प्राइस 53 से ज्यादा थी। ये बात समझ में आ गई। अभी यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे ये डॉलर दिखाई दे रहे हैं, ये डॉलर के बारे में अभी मैं थोड़ा सा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे अभी आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा, आपका इनिशियल लेवल है। ये फॉर्मूला को फिक्स करने के लिए होता है, हम इसको थोड़ी देर में आपको इसके बारे में डिस्कस करके बताएंगे, ठीक है। अभी आपका इनिशियल लेवल है, इस वजह से इन चीजों को अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। एनी डाउट? तो यहाँ पे जैसे आपका ये सम इफ है, सम IFS है, ऐसे ही आपका काउंट इफ और काउंट इफ्स होता है, ठीक है। तो आप काउंट इफ और काउंट इफ्स को भी सेम तरीके से यूज करोगे जैसे हमने यहाँ पे सम इफ में यूज किया है। केवल बस इसमें डिफरेंस इतना होगा कि इसमें काउंट इफ में कोई सम रेंज नहीं होगी, केवल काउंट करने के लिए होगा। यहाँ पे सम इफ में हमें सम के लिए रेंज डालनी पड़ रही थी, बाकी यहाँ पे अब हमें सिर्फ काउंट करना है तो हमें सम के लिए कोई रेंज नहीं डालनी, तो वो रेंज नहीं होगी, बाकी सारी चीजें एज इट इज होंगी, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑरेंज को काउंट करना है, तो ऑरेंज यहाँ पे इस लिस्ट में कितनी बार आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑरेंज यहाँ पे कितनी बार आया है, 4 बार। 4 बार ऑरेंज है, तो यहाँ पे 4 दिखा रहा होगा, अभी चला गया। यहाँ पे आपको ऑरेंज 4 बार दिखाएगा, ठीक है। ऐसे ही एप्पल 2 बार है, बनाना 3 बार है, उसका काउंट दिखा रहा है, राइट। अब यहाँ पे काउंट इफ्स, जहाँ पे अब यहाँ पे क्या क्या है, ये आपकी कंडीशन सेकंड कंडीशन लग गई, राइट। तो सेकंड कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे ये सिर्फ 50 लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करते तो हमें सही काउंट मिलेगा, राइट। यहाँ पे हम कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 55 और यहाँ पे बनाना ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया है ये काउंट इफ का बन के आ रहा है। ये क्राइटेरिया समझ में आ रहा है कि कैसे आप काउंट सम इफ लगाओगे और सम इफ्स लगाओगे, मल्टीपल कंडीशन लगाओगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आप इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. इसी तरह से आप यहाँ पे एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो एवरेज एवरेज इफ्स की वैल्यू होती है, तो एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हो सेम तरीके से जैसे आपने सम किया है, उसी तरह से आप यहाँ पे एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हो। वही फॉर्मूला लगाना है, केवल वही वही सारी चीजें हैं, केवल आपको सम की जगह पे एवरेज लगाना। तो एक एक मैं करके दिखाता हूँ, फिर हटा दूंगा, ये शीट आपके साथ में शेयर हो जाएगी तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एवरेज एवरेज इफ, और यहाँ पे रेंज क्या है हमारी, हमारा हमें रेंज है हमारी ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये है हमारी रेंज। देन क्राइटेरिया क्या है, ये हमारा ये क्राइटेरिया है। और एवरेज रेंज क्या है, हमें टोटल सेल का एवरेज लेना है, राइट। और इसको भी हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और ओके, तो यहाँ पे 2109 1193 2916 ये एवरेज आ गया, राइट। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि सिर्फ ऑरेंज वाले अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ यू सेलेक्ट दिस एंड टेक ऑरेंज ओवर हियर, सो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो कितना आ रहा है,
2109.5, यही आपका वहां पे वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 2109.5। ठीक है, इसी तरह से एवरेज इफ के लिए आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगा रहे हो, तो एवरेज इफ्स, एवरेज रेंज हमारी ये टोटल सेल वाली जो रेंज है ये एवरेज रेंज हो जाएगी। देन क्राइटेरिया रेंज, पहला क्राइटेरिया क्या है आपका? पहला क्राइटेरिया हमारा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट इसको हमने फिक्स किया, और प्रोडक्ट के का क्राइटेरिया है ये। सेकंड क्राइटेरिया रेंज है हमारी, सेकंड क्राइटेरिया रेंज है हमारा उसका प्राइस, राइट, इसको हमने फिक्स किया। और प्राइस यहाँ पे क्या है? ये है ग्रेटर देन 35, लेस देन और इक्वल टू 35, राइट। हमने इसको ओके किया, डिवाइड बाई 0, यहाँ पे डिवाइड बाई, ओके, ये हमारी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, लेस देन 35 की कोई वैल्यू नहीं है क्या? यहाँ पे ऑरेंज में गए हम, तो यहाँ पे देखो लेस देन 35 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वहां पे डिवाइड बाई 0 दिखा रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सपोज इसको हम 25 कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमने इसको 25 कर दिया। ठीक है, सो कहाँ पे गए? हाँ, यहाँ पे ये देखो एवरेज की वैल्यू आ गई 625। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो जो वैल्यूज हैं वो देख सकते हो, सेट कर सकते हो, और एवरेज वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एनी डाउट सो फार इन दिस? इसी तरह से आप इसको नीचे भी कंटिन्यू करा सकते हो और वैल्यू डाल सकते हो। तो ये शीट मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप यहाँ पे वैल्यूज अपने आप से कैलकुलेट करके देख सकते हो कि वैल्यूज क्या आ रही है। आप यहाँ पे ये रेंजेस हैं, प्राइसेस हैं, ये भी चेंज करके देख सकते हो कि कैसे ये सारी चीजें वर्क कर रही हैं। इसके बाद कुछ जनरल फंक्शंस आते हैं, जैसे मिनिमम है, मैक्सिमम है, स्मॉल है, लार्ज है, राइट। तो मिनिमम मैक्सिमम क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी ग्रुप में मिनिमम वैल्यू क्या होती है, किसी ग्रुप में मिनिमम वैल्यू क्या होती है, किसी ग्रुप में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। वो यहाँ पे आप मिन और मैक्स के फॉर्मूले से देख सकते हो। तो यहाँ पे B59 टू B66, तो आपका बी का कॉलम है, ये है। यहाँ पे इसके बीच में मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो वही वो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक, राइट। देन मिनिमम मैक्सिमम, तो यहाँ पे मिनिमम है 26 एंड मैक्सिमम है 118। तो ये मिनिमम मैक्सिमम है। इसके अलावा दूसरी आती है स्मॉल एंड लार्ज। तो स्मॉल एंड, गिव मी अ मिनट। सो यहाँ पे स्मॉल और लार्ज है। तो जब भी हमें किसी पर्टिकुलर नंबर पे स्मॉल लार्ज, जैसे सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, या सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, इस तरह से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे स्मॉल और लार्ज फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रेंज दी हुई B59 से B66 के बीच में थर्ड लार्जेस्ट नंबर, थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्या है? ये है 26, देन सेकंड स्मॉलेस्ट 41 एंड थर्ड स्मॉलेस्ट 58, राइट। तो यहाँ पे 58 आ रहा है। इसी तरह से हमें सेकंड लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट है 118 और सेकंड लार्जेस्ट है 110, तो सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे फाइंड आउट होके आ गया। तो जब भी आपको किसी पर्टिकुलर नंबर पे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उस वैल्यू को स्मॉल या लार्ज में आप कैलकुलेट कर सकते हो। Is there any doubt in this? I guess this is very much confirmed. This is very much easy. Yes, no? Yes, sir. Okay.
इसके अलावा अब कुछ वैल्यूज होती हैं जो हमें पर्टिकुलर कुछ स्टेटस को चेक करने के लिए होती हैं, राइट। तो यहाँ पे हम उनको यूज करके और वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पे चेक करना है कि वहाँ पे एरर है या नहीं है, तो यूजुअली एरर को हैश एन ए टर्म टर्म में यहाँ पे डिनोट किया जाता है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इज एरर का फॉर्मूला होता है और उसको हमने यहाँ पे सेट किया, हमें हम तो यहाँ पे इसने दिखा दिया ट्रू, राइट। अगर यहाँ पे इज एरर को हम कहीं और डाल के देखते हैं, इज एरर, और यहाँ पे जैसे हमने इसको चेक किया तो यहाँ पे ये फॉल्स दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फुल वैल्यू है, एरर की वैल्यू नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पे इस तरह से उसको चेक कर सकते हैं, राइट। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको कहीं पे मान लो एरर जनरेट होके आई तो वहां पे आपको कुछ और वैल्यू दिखानी है, तो आप वहां पे और भी चीजें कर सकते हो। तो इफ एरर, अब यहाँ पे जैसे ये एरर की वैल्यू है, राइट। तो ये एरर की वैल्यू है, तो अगर एरर आती है, अगर ये एरर है तो आपको कुछ कुछ वैल्यू देनी है, अदरवाइज और कुछ वैल्यू जनरेट करनी है, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हमने दिया 45 डिवाइडेड बाई 0, राइट। तो ये डिवाइड बाई 0 की एरर है, राइट। तो अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो वहां पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस तरह की कंडीशन में, कि यहाँ पे अभी हमारे पास सिंपली 45 डिवाइड बाई 0 है, तो यहाँ पे एरर आ रही है। हमने इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया, अगर इफ एरर, राइट। तो यहाँ पे दे दिया इफ एरर, और यहाँ पे अगर वैल्यू एरर, तो यहाँ पे दो आ रहे हैं, वैल्यू और वैल्यू इफ एरर। तो अगर एरर आती है तो हमें हमें यहाँ पे 0 दे देना है, अदरवाइज जो वैल्यू है वो हमें देनी है। तो हमने यहाँ पे ओके किया, तो अभी यहाँ पे 0 आ गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सही वैल्यू होती, सपोज यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाई 9 हमने किया, राइट। तो 45 डिवाइडेड बाई 9 हमें आंसर आएगा 5। तो यहाँ पे जब हम एंटर करें तो यहाँ पे आंसर 5 आ गया। तो चूंकि यहाँ पे एरर नहीं थी तो उसने वो जो सही वैल्यू थी वो दिखा दी, लेकिन जब यहाँ पे एरर की वैल्यू आई, यहाँ पे 0 आ गया, तो वो वहां पे डिवाइड बाई 0 की एरर है, तो वहां पे उसने 0 दिखा दिया, राइट। अगर हम ये इफ एरर का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अलग से एरर शो करेगी, ठीक है। तो बहुत बार ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप बड़े डेटा पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, यू डोंट नो कि कहाँ पे अचानक से एरर आ जाए। लेकिन अगर वो एरर आ जाती है और आप उसको अ, उसके लिए पिवट क्रिएट कर रहे हैं या और कोई कैलकुलेशन क्रिएट कर रहे हो, वहां पे बीच में एरर एरर आती है, तो वो फिर आपके पूरे कैलकुलेशन को मिसगाइड कर देती है। तो वो चीज ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे इफ एरर इज एरर फॉर्मूले को यूज करते इफ एरर फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं बेसिकली, एक इफ एरर है और ये इफ एरर का फॉर्मूला है, दूसरा इज एरर का फॉर्मूला है, राइट। इफ एरर और इज एरर दोनों में डिफरेंट है। तो इज एरर सिर्फ ये चेक करने के लिए है कि वो एरर है या नहीं है, राइट। और इफ एरर है, जब भी एरर आती है तो उसके लिए हमें क्या रेमेडिएशन एक्शन लेना है, उसके लिए हम इफ एरर को यूज करते हैं, ठीक है। समझ गए? एनी डाउट? दीक्षा, तन्वी, सुहानी, प्लीज कीप ऑन रेस्पॉन्डिंग। जब तक आप रेस्पॉन्ड नहीं करोगे मुझे नहीं पता लगेगा कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। आई कैन नॉट सी योर फेसेस, सो आई रियली डोंट नो यू आर really seriously attending or not attending. So please keep on responding. Diksha, Suhani, Tanvi. यस सर। Okay, great. So यहाँ पे नेक्स्ट है इज ऑड एंड इज इवन। तो आपको कोई कोई पर्टिकुलर नंबर वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये आपको चेक करना है, तो हम यहाँ पे इज ऑड और इज इवन को हम यूज करते हैं, राइट। तो सिंपली कुछ करना नहीं है इसमें, आपको यहाँ पे जैसे इज ऑड फॉर्मूला दे दिया और जो सेल है वहां पे रेफर कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम सपोज 5 डाल देते हैं, राइट, तो यहाँ पे ट्रू आ गया, राइट। और ये दोनों अलग अलग उसको रेफर कर रही हैं, ये ये B70 को, ये C70 को रेफर कर रही है, राइट। अगर हम दोनों को एक ही कर देते हैं तो ये भी इज इवन और B70, राइट। तभी यहाँ पे
ट्रू ट्रू फॉल्स हो गया। अगर हम यहाँ पे 8 कर देते हैं तो यहाँ पे फॉल्स ट्रू हो गया। ठीक है। तो जब भी हमें इस तरह की वैल्यू चेक करनी है कि वो इज इवन वैल्यू है या ऑड वैल्यू है, उसके बेस पे हम यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं और अपना अपनी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है। देन आपको सब टोटल फाइंड आउट करना है। सब टोटल का मतलब क्या होता है कि आपको जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यूज हैं इस तरह से आ रही। करंट असेट है, ठीक है। ये टोटल करंट असेट का टोटल यहाँ पे आ गया, राइट। देन फिक्स्ड असेट है, यहाँ पे टोटल आ गया। यहाँ पे इसका टोटल आ गया। देन प्रीपेड है तो प्रीपेड ये तीन है उनका, यहाँ पे टोटल आ गया, राइट। तो जो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, इसको हम सब टोटल को फाइंड आउट करते हैं हम एग्रीगेट फंक्शन से। एक तो सम फंक्शन होता है। सम फंक्शन में सिंपली क्या है कि हमने ऊपर से नीचे तक लगा दिया तो उसने फाइंड आउट कर लिया कि हमें क्या वैल्यूज देनी है, राइट। लेकिन सब टोटल में क्या होता है कि हमें सारी वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करनी, हमें पर्टिकुलर एक रेंज पे ही वैल्यू को ऐड करना है, तो वहां पे हम सब टोटल को यूज करते हैं, राइट। तो उसके लिए एग्रीगेट फंक्शन है। तो एग्रीगेट फंक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पे ये 9 होता है। तो 9 क्या होता है? 9 हमारा जो इंडिकेशन है वो होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको जाके देखोगे, इसकी अगर डिटेल आप देखते हो तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो यहाँ पे दिखाएगा कि अगर आपको एवरेज लेना है तो 1 आ जाएगा। अगर आपको काउंट करना है तो 2 देना पड़ेगा। काउंट केवल मीन्स ऑल काउंट करना है तो काउंट ए देना पड़ेगा। मिनिमम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, सम करना है। तो हमें यहाँ पे सम करना है, राइट। तो यहाँ पे हमने 9 वैल्यू दी है। अगर आपको और कुछ करना है, जैसे मिनिमम करना है, मैक्सिमम करना है या प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसका तो पहला होता है हमारा फंक्शन नेम। फंक्शन का जो नेचर है वो आपको क्या अप्लाई करना है, ठीक है। दूसरा होता है आपका ऑप्शंस, राइट। तो ऑप्शंस में आता है फिर आपका कि आप कौन सी वैल्यू को मीन्स कितनी वैल्यूज को आप सम करने जा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे हम तीन वैल्यूज को सम करने जा रहे हैं, तो हमने हमने वहां पे नंबर दे दिया 3। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे सम है, मीडियन है, लार्ज है, स्मॉल है, परसेंटाइल है, वो सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यहाँ पे हमने 3 दे दिया, तो 3 का मतलब है कि हमें 3 वैल्यूज को हमें यहाँ पे सम करना है, राइट। और फिर तीसरा जो होता है वो हमारा होता है क्राइटेरिया। तो किस रेंज से किस रेंज के बीच में फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो वो क्राइटेरिया यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वो सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले हमने यहाँ पे 9 मतलब सम लिया। यहाँ पे कितने नंबर्स का सम करना है, तो हमें 3 नंबर्स का सम करना है। और फिर हमारा कौन सा एरे है, ये हमारा एरे है, राइट। तो ये हमारा एरे, हमने वो एरे सेलेक्ट किया और इसमें 3 नंबर्स को हमने सम करके और ऐड यहाँ पे डाल दिया। तो वो उसने उसी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे वैल्यूज हैं उनका जो सब टोटल है वो हमें फाइंड आउट करके दे दिया, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ओके। ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं? अभी तक कुछ ऐसा तो नहीं कि जो नहीं समझ में आया हो? यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इज नंबर और इज टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे हम इज ऑड, इज इवन, इज एरर चेक कर रहे थे, इसी तरह से आप ये भी फाइंड आउट करके देख सकते हो कि जो भी पर्टिकुलर वैल्यू वो नंबर है या टेक्स्ट है, राइट। तो उसके लिए इज नंबर और इज टेक्स्ट करके फंक्शन होता है, इज नंबर फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 467 के पहले एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, राइट, जिसकी वजह से ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है, राइट। तो यहाँ पे इसलिए इस नंबर में ये फॉल्स दिखाई दे रहा है और इस टेक्स्ट में ये ट्रू दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये नंबर है तो यहाँ पे ट्रू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फॉल्स दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये रमेश ये टेक्स्ट है तो यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है। ये चीज समझ में आ रही है? अब इसके बाद हमारे पास आता है
थोड़ा सा हम और इसमें मिनिमम मैक्सिमम में हम थोड़ा सा एडवांस वे में चलते हैं। ठीक है, वो एडवांस वे क्या है कि अभी यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेंज है प्रो एंड वैल्यूज, राइट। अभी प्रो एंड वैल्यूज में यहाँ पे क्या है कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज अवेलेबल हैं, राइट। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें डी मैक्स और डी मिन फाइंड आउट करना है। डी मैक्स का मतलब है कि डेप्यूटी मैक्स और डेप्यूटी मिन। अभी डेप्यूटी का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास एक लिस्ट है जहाँ पे अब जैसे यही लिस्ट है तो इसमें आपको डिफरेंट नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब इन डिफरेंट नंबर्स में से आपको फाइंड आउट करना है कि सपोज ये क्राइटेरिया दे दिया गया कि 200 के बाद या 150 के बाद की नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, राइट। 200 के बाद 200 से छोटी नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि सेकंड लार्जेस्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं 150 के बाद। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि सेकंड लार्जेस्ट में तो जो मैक्सिमम तो उसमें आप रेंज डिसाइड नहीं कर सकते, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कुछ रैंड बिटवीन ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं वैल्यूज बिटवीन 50 टू 300 वैल्यू ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे हमने 128 से यहाँ पे इसके बीच में ये कुछ वैल्यूज ले ली। ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज हैं वो वो कुछ इस तरह से हो कि सपोज अब यहाँ पे हमारी मिन क्या है, इन नंबर्स में हमारा मिन क्या है, और इन नंबर्स में हमारा मैक्स क्या है, राइट। ये तो हमें यहाँ से पता लग गया। ठीक है, हम इनको एक बार फिक्स कर लेते हैं, कंट्रोल सी और ठीक है, ये तो हमें यहाँ से पता लग गया, राइट। अभी हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी अभी यहाँ पे मैक्स हमें यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि जो 250 के बाद की 250 के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, वो हमें सर्च करना है, राइट। तो 281 तो सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। इसके बाद 279 आया। अब इसके बाद 250 आ रहा है। 250 के बाद की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डी मैक्स यूज करेंगे। डी मैक्स ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, और फील्ड एक मिनट, उसको कहीं पे हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो इसको स्टोर करके पे हमने दिया A1 A2 A3 A4 इस तरह से हमने दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया डी मैक्स, और यहाँ पे ये हमारा पूरा डेटाबेस है। नहीं, इसमें यहाँ पे नाम भी देना पड़ेगा, सॉरी हमें, ये नेम है और वेल्थ है। ठीक है, डी मैक्स ये हमारा पूरा डेटाबेस है। फील्ड है हमारी ये, और क्राइटेरिया है हमारा ग्रेटर लेस देन 250। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू एरर, ओके। इसको भी हमें अलग से देना पड़ेगा। तो ये है हमारी नेम नेम एंड वैल्यू, और यहाँ पे हमने इस तरह से दिया कि ए A1 A2 A1 फिर A2 फिर A3 फिर A2 फिर A3 फिर A2 फिर A5 फिर A6 इस तरह से हमने यहाँ पे दिया। और यहाँ पे हमने दिया सपोज A2 A2 और हमने यहाँ पे दिया लेस देन 250।
ठीक है, अब यहाँ पे देते हैं हम डी मैक्स, हमारा ये डेटाबेस है, ठीक है, ये हमारी फील्ड है, ये हमारी फील्ड है सॉरी, और ये है हमारा क्राइटेरिया, ठीक है, इसको हम डालते हैं। तो यहाँ पे अब A2 की 250 के बाद सबसे छोटी वैल्यू हमारी डी डी मैक्स के बाद, तो A2 के बाद ये 250 की सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 234 है, यहाँ पे 0 आ रही है, कुछ गड़बड़ है। डी मैक्स की वैल्यू अभी अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि A107 से 155 तक ये हमारी पूरी वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट क्या है, ये है हमारी फील्ड, तो ये हमारी वैल्यू है, और यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, A104 से 105, बेसिकली सी जहाँ पे 150 से कम है वो वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाएगा, तो सी की नेक्स्ट वैल्यू 150 के बाद यहाँ पे 118 आ रही है, तो वो वही वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी तरह से डी मिन में हमारी जो वैल्यू है वो सी के बाद जो वैल्यू है वो हमें दिखानी है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो डी मिन और डी मैक्स ये थोड़े से एडवांस लेवल के फॉर्मूले होते हैं, जनरली डी मिन एंड डी मैक्स का यूज कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो हम इसको एक बार फिर से दोबारा देखेंगे, अभी आई गेस ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, हम इसको दोबारा से देखेंगे क्योंकि अभी बाकी जो मिन मैक्स के फॉर्मूले हैं वो तो समझ में आसानी से आ जाते हैं, इसमें थोड़ी सी हमें ट्रिक भी लगानी पड़ती है कि वैल्यू कैसे सेट होंगी, क्योंकि ये एडवांस लेवल के कैलकुलेशन होते हैं उसमें ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो अभी इसके पहले का जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आया, यहाँ तक का एग्रीगेट फंक्शन तक समझ में आया पूरा। तो आज हमने काफी सारे फॉर्मूले यहाँ पे देखे हैं, तो अगर हम एक तरह से फॉर्मूलों को समराइज करते हैं तो हमारे हमने कौन कौन से फॉर्मूले देखे हैं, स्टार्टिंग विथ हमने एबीएस देखा, फिर पावर पावर प्रोडक्ट तो जनरल चीजें हैं, फिर हमने रैंड रैंड बिटवीन, फिर राउंड, फिर ट्रंकेट करने के लिए राउंड अप, राउंड डाउन, ये फॉर्मूला देखा। इसके बाद फिर हमने काउंट के तीन अलग अलग वेरिएशन देखे, काउंट काउंट ए, देन काउंट ब्लैंक, राइट, काउंट टेक्स्ट को हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले मिला के किया था, ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा सम इफ एंड सम आईएफएस, काउंट इफ काउंट आईएफएस, देन इसके बाद हमने क्या देखा था, एवरेज इफ एवरेज आईएफएस, एवरेज इफ एवरेज आईएफएस, ये देखा। इसके बाद फिर क्या देखा था, मिन मैक्स स्मॉल लार्ज, तो मिन मैक्स स्मॉल लार्ज, एंड उसके बाद फिर हमारा एग्रीगेट फंक्शन था, नहीं एरर वाले फंक्शन थे, तो इफ एरर, फिर इज इवन, इज ऑड, इज टेक्स्ट, इज नंबर, ये सारे फॉर्मूले हमने देखे थे, छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, ठीक है, इस टेक्स्ट इस नंबर, और इसके अलावा हमने एक एग्रीगेट का फॉर्मूला देखा है, तो हमने एग्रीगेट का फॉर्मूला देखा है। तो अभी एग्रीगेट अगर आपको समझ में नहीं आया है, डोंट वरी, हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं जैसे जैसे हम कैलकुलेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं तब ये सारी चीजें कैलकुलेट होके आती हैं, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी कि आपको अगर समझ में नहीं आया है। सो ये सारे फॉर्मूले आज हमने, ये लगभग 27 फॉर्मूलेज हैं जो छोटे छोटे हैं, आप एक एक बार प्रैक्टिस करोगे तो मैक्सिमम इसमें समझ में आ जाएंगे। आपको जो मेन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सम इफ और काउंट इफ वाले में करनी पड़ेगी, जो सबसे जो डेटा एग्रीगेशन के लिए, समराइजेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं। बाकी सारे फॉर्मूले हैं, सिंपली एक बार आप लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा।
आपको इनमें से कोई डाउट है? डी मिन डी मैक्स अभी मैं आप काउंट नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं कल फिर से रिपीट करूंगा। अभी तक ये जो 27 फॉर्मूलाज हैं, ये सारे फॉर्मूला आपको समझ में आ रहे हैं? यस सर। ओके, एनी डाउट इन दिस? ओके, आई गेस देयर इज नो डाउट। तो मैं इस शीट को अभी ग्रुप में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। आप इसको रिवाइज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इसकी प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई विल जस्ट डिलीट दिस लिस्ट। अभी इसमें कल हम नेम्स के साथ में डी फंक्शन के साथ में वर्क करेंगे, तो और सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अभी इसी में अभी और भी चीजें आएंगी कि आप समराइजेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे ये छोटा सा एग्जांपल है जिसके थ्रू आपको यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि ये यहाँ पे लास्ट में डेटा दिया हुआ है। तो ये आप ये जो डी मिन डी मैक्स वाला ये पार्ट छोड़ के यहाँ पे लास्ट में जाओगे तो यहाँ पे छोटा सा डेटा दिया हुआ है आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इस डेटा के बेस पे आपको यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ टोटल प्राइस फाइंड आउट करना है, मिनिमम ऑफ टोटल प्राइस फाइंड आउट करना है। तो ये इसके लिए डी मिन और डी मैक्स लगेगा, तो वो आपको नहीं करना है। बाकी यहाँ पे मटेरियल साइज और कलर के बेस पे टोटल प्राइस फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या लगाना है फॉर्मूला, ये आप प्रैक्टिस करके डिसाइड करोगे कि सपोज यहाँ पे अगर कुर्ती है और ये इसका जो मटेरियल है वो कॉटन का मटेरियल है और साइज डबल एक्सएल है और कलर है ब्लैक सपोज, राइट? तो उसके बेस पे अब यहाँ पे इसका टोटल प्राइस क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट? तो ये आपका असाइनमेंट है कि हम यहाँ पे जो कुछ भी डालें, यहाँ पे ड्रेस में मटेरियल में साइज में जो भी हम डालें उसके बेस पे यहाँ पे साइज निकल के आ जाए, ये आपको करना है। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes. ओके, ग्रेट। आई विल जस्ट सेव दिस, ये हटा देते हैं। डी मिन और डी मैक्स वाला पार्ट अभी छोड़ देना, अभी समझ में आई गेस नहीं आया होगा। मैं इसको कल फिर से दोबारा रिपीट करूंगा, तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जस्ट प्रैक्टिस दिस एज मच एज पॉसिबल एंड विल मीट टुमारो फॉर एट द सेम टाइम। थैंक यू।